हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल त्रिदेव नॉलेजेबल कंटेंट ऑफिशियल के ऊपर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको नहीं पता, घबराना नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए वीडियो देख रहे हैं। और हमारी तरफ से ये भी गारंटी है कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, आप कंटेंट दिख पा रहेंगे जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये कंटेंट के हिसाब से आज सब्जेक्ट है, यानी कि आज की टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस इंडियन इकोनॉमी में एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे, जो है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि देश के जो नेशनल इनकम है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सब्जेक्ट और टॉपिक दोनों ही सुन लिया। तो आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले इंट्रो देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज की सब्जेक्ट और टॉपिक दोनों ही आपको पता चले गया होगा। तो आज की टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड द सब्जेक्ट है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हर वीडियो की बात हर वीडियो के अंदर आपको एक एडवाइस दिया जाता है। दोस्तों, आज के एडवाइस आपको इतना ही रहेगा। दोस्तों, हर वीडियो में यही बात भी बोलता हूँ कि दोस्तों, खाना खाने के बाद पानी पीना जैसे ज़रूरी होता है, दोस्तों पढ़ाई के बाद जीके याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सोचिए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं और आपकी जो क्वेश्चन के जो अंदर है, ऐसा क्वेश्चन आता है जो इस वीडियो के अंदर है, और आप इस वीडियो को नेगलेक्ट करके पहले जा चुके हैं, तो इसका अर्थ ये होता है आप आंसर नहीं दे पाएंगे। और ये भी मत सोचिएगा, मतलब कि यह सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि यार क्यों यार मैंने वीडियो को छोड़ दिया था। तो ऐसा ना सोचना पड़े, तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आप फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं? आप ऐसे ही दिन में कई वक्त गुजार देते हैं, तो ज़्यादा वक्त ना दे पाएँ, बस थोड़ी सी समय, यानी कि आप फ्यूचर के लिए थोड़ी सी समय दीजिए, जो आपको फ्यूचर ब्राइट बना देगा। और दोस्तों, और एक भी बात हो सकता है, आप कहीं अलग सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे आपको जीके को कम समय दे पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए छोटा सा प्रयास है, ताकि हर वीडियो के अंदर आपको एक डेली 25 जीके क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा। दोस्तों, 25 और उसे भी कम हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकता है, क्यों ना आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है तो वही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आगे वीडियो के अंदर बहुत भविष्य को लेकर, यानी कि फ्यूचर को लेकर बहुत सी बातें करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा, आज की टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, आज की टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड द सब्जेक्ट है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है देश में जो सारी इनकम होता है, ठीक है, तो देश में सारी इनकम होता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन आता है, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो जातीय के देश की जो सारी इनकम होता है वो किस चीज़ पर बेस करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मूल तथ्य कैसे हम जान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आप स्क्रीन के ऊपर रहा, आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ठीक है दोस्तों, सारे के देश के जो सारे फैक्टर इनकम है, इस सारी चीज़ को यानी कि जोड़ देने के बाद क्या पता चलता है? नेशनल इनकम पता चलता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये कहता है जो भारत की जो इनकम है, ठीक है दोस्तों, इनकम है ये किसके द्वारा मुख्यतः एस्टिमेटेड किया जाता है, यानी कि परिकल्पना किया, मतलब कि जो अनुमान नहीं कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जो तथ्य निकाला जाता है कि किस चीज़ है, मुख्यतः किस चीज़ के ऊपर लेकर। तो आपको पता है तो बहुत अच्छा है। आंसर नहीं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंसर है प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड से देश की, हमारे जो भारत की जो नेशनल इनकम है, ठीक है दोस्तों, ये एस्टिमेटेड किया जाता है इस मेथड से। ठीक है दोस्तों, किससे? ना, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आता है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। यानी कि यहाँ पे भारत की मुख्य उत्स जो कहता है इनकम होने की, जो भारत की, जो देश की जो जातीय इनकम है, यानी जो टोटल जो बजट है, वो कौन है जो सबसे बड़ा उच्च होता है इनकम हमारी देश की। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर आपको याद रखना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि ना हमारे देश में ज़्यादातर क्या है, खेती बाड़ी किया जाता है,
यानी कि एग्रीकल्चर। तो आंसर ओबियसली एग्रीकल्चर ही आंसर होना चाहिए। और अब आंसर देख भी लीजिए क्या होता है। आंसर है यस दोस्तों, आंसर है एग्रीकल्चर। यानी कि हमारे देश को, हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों? इसलिए ज़्यादातर इनकम हमारी कृषि से ही होती है, यानी खेती बाड़ी से होती है। और हमारे देश में ज़्यादा खेती बाड़ी की भी जमी है। ठीक है दोस्तों, और विभिन्न प्रकार की भी खेती किया जाता है। आप इस वीडियो की पूरी वीडियो देखा होगा आपको, और नहीं देखे चैनल पे तो ज़रूर चेक कीजिए जाकर। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर पहले ही अपलोड है देश में कितने प्रकार की खेती की जाती है, कौन कौन सी खेती है, तो उनकी सारी डिटेल्स में एक वीडियो बनाया गया है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो जरूर चेकआउट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी कि भारत का मुख्य उत्स कौन है, किस चीज़ के लिए, नेशनल इनकम के लिए क्या है, कृषि। ठीक है सर, एक खेती बाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। यानी कि देश में जो नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि तथ्य निकाला जाता है, वो कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि देश की जो भारत की जो जातीय इनकम निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों, वो तथ्य कैसे निकाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर है, बताए तो बहुत आ जाए, नहीं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो कहता है, वो ये जो नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे, ये देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो जो देश की जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम, जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इनकम। दोस्तों, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, भारत में जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को किस चीज़ के जो किस इनकम की, यानी किस आयकर के साथ जुड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंसर है नेशनल इनकम। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को किसके साथ जुड़ा गया है ना, नेशनल इनकम के साथ जुड़ा गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आता है, हु कॉइन द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारत के जो अर्थशास्त्र में, ठीक है, जो अर्थनीति में कौन वो व्यक्ति है जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को यूज किया था, मैंने प्रस्तुत किया था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंसर ये रहा राजकृष्णा। ठीक है दोस्तों, राजकृष्णा जो व्यक्ति हैं वो क्या करते थे, क्या किया था उन्होंने, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को इंडियन इकोनॉमी में उपस्थापन किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन आता है, हु वाज रिटेन द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, यानी कि कैपिटल एंड ग्रोथ की वीडियो में, सॉरी माफ़ कीजिए, कैपिटल एंड ग्रोथ की जो बुक है वो किसने लिखा था। ये तो बहुत सहज है, आसान है, आप देख सकते हैं। आंसर है सर जॉन रिचर्ड हिक्स। ठीक है दोस्तों, सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने क्या कहते हैं, कैपिटल एंड ग्रोथ बुक को लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन आता है, हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखना। ठीक है, यानी कि देश में पहले कौन वो जो व्यक्ति थे जो जातीय इनकम की देश के बजट को उपस्थापन किया था, मतलब कि पहले वो तथ्य दिए थे। ठीक है, तो आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, आंसर है दादा भाई नौरोजी। कब? 1868, 1868 में। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन आता है, हु रोट ए बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन वो जो व्यक्ति है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप आंसर देख सकते हैं। तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। ये और क्या काम किए थे, अभी पढ़ा आपने, और क्या किया था ना, वो देश की जो नेशनल इनकम है वो पहले ही तथ्य प्रकाश किया था, उपस्थापन किया था भारत की। ठीक है दोस्तों, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और ये और भी क्या किए थे, इस क्वेश्चन का आंसर है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को, यानी कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश, ठीक है दोस्तों, इसको रूल को लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द फॉर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज 20 रुपीज़ इन 1867 से लेकर 68 तक वाज असर्टेनेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, द फॉर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज 20 रुपीज़ इन 1867 टू 1868 वाज असर्टेनेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। यानी कि किसके द्वारा, ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा जो भारत की कैपिटल इनकम को जो 20 रुपये
1867 से लेकर 1868 तक वो था, इसको किसने बताया था पहले? ठीक है दोस्तों, ये आसान बात है, आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हु आज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949, यानी 1949 में जब देश स्वाधीन हुआ था उसके 2 साल बाद। ठीक है, हु आज द चेयरमैन, मतलब कि जो नेशनल इनकम कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन की 1949 में कौन चेयरमैन थे? तो उसका आंसर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंसर है प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। ये स्पेलिंग दोस्तों देखना आप स्क्रीन के ऊपर, आप जरूर देखिए स्पेलिंग को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी का आप याद रखिए, जब किसी साइंटिस्ट या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उससे में आपको मिस्टेक होता है, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर सही होते हुए भी रॉन्ग में गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि ना उनका जो नाम मतलब कि नाम की जो स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो चलेगा, माफ किया जाएगा, लेकिन स्पेलिंग सही होना चाहिए। आपको नॉर्मली बात है, आपको पता होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखा कि ये क्वेश्चन क्या था ना, जो 1949 में नेशनल इनकम कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन चेयरमैन थे? तो वो थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। अब जीडीपी कितना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, अब जीडीपी कितना है देश की? तो जीडीपी कौन है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश के अंदर जो सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो ये सारे जो डिफाइंड आ जाता है वैल्यू ऑफ ऑल, यानी कि जो सारे जो चीज़ें देश के अंदर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑल जितने भी चीज़ें बनाए जाते हैं देश में, वो वैल्यू किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? मैंने सारी चीज़ों का जो वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कैसे डिफाइन किया जाता है? आप आंसर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंसर है फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। ठीक है दोस्तों, वो कहता है फाइनली गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, यानी देश के अंदर एक साल में जितना भी चीज़ें बनाया गया और जितने भी सेवा दी गई, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक साल में, मतलब हर साल की इकोनॉमी प्रिपेयर किया जाता है, जो कि हम देश की जीडीपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, चलिए शुरू। तो अगले क्वेश्चन आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। ठीक है दोस्तों, यानी कि जीडीपी का जो फैक्टर कॉस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? ये सिंपल है, टैक्सेस एंड सब्सिडी की तरह। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जीडीपी का फैक्टर कैसे कॉस्ट, जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? ठीक है, आंसर होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो इसका द्वारा जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आंसर भी हो जाना चाहिए, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है यस दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट ऑनर्स रखते हैं, इन चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट होगा, हर लोगों को इंटरेस्ट है। थोड़ी सी घबराहट होगी पहले यार क्या समझ नहीं आता है दोस्तों, आदत डालिए, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि ना जीके के अंदर हर तरह क्वेश्चन पूछता है, हर सब्जेक्ट के ऊपर हर तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप तैयार रहना चाहिए ना, ऑलवेज बी अलर्ट। तो ठीक है, बात करेंगे आगे। आप अगले क्वेश्चन देखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, यानी कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो इंडियन इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की। तो ठीक है दोस्तों, तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? ठीक है दोस्तों, कैसे मेजरमेंट करते हैं? देश के अंदर जो बजट, जो इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम एस्टिमेट किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कौन सी चीज़ें देखकर? जीडीपी की देखकर किया जाता है, तो ऑब्वियसली आंसर इसका जीडीपी होना चाहिए। क्यों ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? इंडियन इकोनॉमी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इसका ग्रोथ किसके ऊपर, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, यानी कि इसका जो ग्रोथ है किसके ऊपर निर्भर करेगा? जीडीपी के ऊपर, ऑब्वियसली जीडीपी के ऊपर ही निर्भर करेगा। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हर साल कितना चीज़ें प्रोड्यूस किया है, कितना सेवा मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आप देख लेते हैं क्या है। आंसर है यस दोस्तों, आंसर है जीडीपी। ठीक है दोस्तों, आंसर है जीडीपी। और जीडीपी की फैक्टर क्या है दोस्तों? यह बहुत याद रखने वाली चीज़ है। जीडीपी की फैक्टर क्या है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्हिच इज डेफिनेटली ए मेजर इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? कहता है व्हिच इज डेफिनेटली ए मेजर इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, यानी कि कौन से वो ऐसा चीज़ें हैं जो मतलब मुख्यतः डेफिनेटली श्योर है कि एक राज्य और देश की इंडिकेशन करता है किस चीज़ के ऊपर, यानी कि वो राज्य और देश की, ठीक है दोस्तों, मोस्ट चीज़ें के ऊपर। ठीक है दोस्तों,
किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप समझिए, आप समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहीं पे देख लीजिए, ये समझ लीजिए, ये है यूपी, ठीक है, यूपी स्टेट है, और ये है हमारे देश इंडिया। वो कहता है, ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट किसके ऊपर रहता है और इसका डेवलपमेंट किसके ऊपर रहता है, ठीक है दोस्तों। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि कौन सा वो एक ऐसा चीज़ है जो डेफिनेटली ये दोनों की इनकम निर्भर करता है। दोस्तों ये कौन हो सकता है, आप सोचिए कौन हो सकता है। मतलब कि इसका इनकम जिसके ऊपर निर्भर करता है उसका मतलब कि हमारे देश की टोटल देश, यूपी के स्टेट है, ये स्टेट लेवल है, ये कंट्री लेवल है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऐसे वो चीज़ हैं जो हमारे जो इन लोगों की, यानी इन लोगों की मतलब यूपी की स्टेट की और इंडिया गवर्नमेंट की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करने में डेवलपमेंट करता है, ऐसा कौन सी चीज़ है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आपको सबको पता है। तो सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए, जीडीपी, रेट ऑफ जीडीपी, यानी कि रेट ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी जितना आगे जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि जीडीपी जितना आगे जाएगा, तो यूपी का क्या होगा, हर साल की इनकम, स्टेट इनकम बढ़ेगा। इसका बढ़ता है स्टेट इनकम तो वो इंडिया के अंदर जाता है, तो इंडिया की जीडीपी अगर ज़्यादा होता है तो इंडिया की भी बजट बढ़ेगा, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही। तो आंसर हम देख लेते हैं क्या है आंसर। तो आंसर है, ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि ना जीडीपी बढ़ने से जो स्टेट की बढ़ेगा वो कंट्री की भी बढ़ाएगा, यानी कि वो डेफिनेटली, ठीक है सर, ये डेफिनेट मेजर इंडिकेशन है, ठीक है। सो रेट ऑफ जीडीपी, तो क्वेश्चन के अनुसार द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ डेफिनेटली मेजर इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, आज द इकोनॉमिक डेवलप्स द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है सर। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, आज द इकोनॉमिक डेवलप्स द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है दोस्तों, यानी कि वो कहता है जो इकोनॉमिक क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट में द शेयर ऑफ टर्शियर सेक्टर इन जीडीपी, यानी जो टर्शियर जो तीसरा क्षेत्र होता है, ठीक है दोस्तों, तीसरा क्षेत्र होता है जो अलग से इन्वेस्टमेंट होता है जीडीपी के अनुसार, वो कैसे मतलब कि डेवलप करता है, मतलब यानी कि इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आंसर है इंक्रीज दोस्तों, यानी कि जो टर्शियर सेक्टर पे जीडीपी का जो डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट काउंट किया जाता है टर्शियर सेक्टर में, यहाँ जीडीपी का इंक्रीज से ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनकम रिसीव, ठीक है दोस्तों, इन ए ईयर बाय ए डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इतना लंबा देकर आप डर मत जाएगा कि यार कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया इतना लंबा। तो दोस्तों ये एक चीज़ का डेफिनेशन है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा इस चीज़ का वो आंसर का डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे बताता हूँ, वो पूछा इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स शब्द के अनुसार, कि इकोनॉमिक्स परिभाषा के अनुसार द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि बहिर्कृत जो प्रस्तुत किया जाता है चीज़ें, एवं इनकम रिसीव्ड, ठीक है दोस्तों, इन ए ईयर बाय ए डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि इनकम रिसीव इन ए ईयर, यानी कि हर साल की आउटपुट प्रोड्यूस, उसके साथ साथ इनकम रिसीव, ठीक है दोस्तों, बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, हर चीज़ की देश के क्षेत्र के अनुसार, हर राज्य के क्षेत्र नहीं, देश के क्षेत्र अनुसार जो हर साल में आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनकम रिसीव कर जाता है डोमेस्टिक रेसिडेंट्स का, तो उस सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है दोस्तों, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस ये चीज़ें एंड द इनकम रिसीव पर डोमेस्टिक रेसिडेंट्स, इस दोनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं दोस्तों। ये डेफिनेशन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है दोस्तों, ये आंसर है, ये यानी कि ये डेफिनेशन है किसकी ना, है देखिए आंसर देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, आंसर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी। हम पढ़े थे क्या, जीडीपी जो हर क्षेत्र में होता है, ये टोटल देश के क्षेत्र में आता है जीएनपी, ठीक है दोस्तों। किस चीज़ को मिलाया जाता है यहाँ पे ना, आउटपुट प्रोड्यूस मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है दोस्तों। आउटपुट जो हमें जो यहाँ पे जो आपको बताया कि आउटपुट प्रोड्यूस, यही बताया ना, तेरा डेफिनेशन है, आप पीछे करके देख सकते हैं। आउटपुट प्रोड्यूस क्या है, वो है चीज़ें, गुड्स एंड सर्विस, जो देश के में सेवा दी जाती है, और उसके साथ साथ चीज़ें भी जाती है, उसे कहते हैं आउटपुट,
आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है दोस्तों। तो इनकम रिसीव इस दोनों को मिलाकर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। व्हिच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय की अर्थनीति में कौन से ऐसे सेक्टर है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में मतलब कि लगाव रहता है, ठीक है, ज़्यादातर भाग लेता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये अभी अभी गया था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन याद है आप पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन था, आज द इकोनॉमिक डेवलप द शेयर ऑफ टर्शियर सेक्टर इन जीडीपी, यानी जीडीपी के क्षेत्र में जो टर्शियर सेक्टर ये करते हैं मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं वो क्या होता है। तो आंसर था उसका इनक्रीज, आप देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही पूछा कि कौन सी, क्वेश्चन देखिए घुमा कर कैसे पूछता है, ठीक है दोस्तों, उसका आंसर पता है, आंसर एक ही, किंतु उसको घुमा कर पूछता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की यानी कि जो देश की जो नेशनल प्रोडक्ट में यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कौन सी एक क्षेत्र है जहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है यानी कि सर्वाधिक भाग लेता है, कौन है, वो है टर्शियरी, ठीक है दोस्तों, टर्शियरी सेक्टर। आंसर इसका होगा टर्शियरी सेक्टर, क्यों ना ये सबसे ज़्यादा भाग लेता है, ठीक है दोस्तों, मतलब ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर। आंसर देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों, आंसर भी वही है, आंसर है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज, यानी कि एनएनपी जो कहते हैं हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक जीडीपी, दोस्तों याद रखिए बहुत चीज़ें हैं, नेशनल इनकम यानी कि देश के अर्थनीति क्षेत्र में इन सारी टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम एनएनपी कैसे काढ़ें, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, हम हर चीज़ की नेट करते हैं मतलब कि टोटल सम अप कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम कैसे डिफाइन करें, एक देश की एनएनपी को हम कैसे डिफाइन करें, समझ लीजिए आंसर इसका क्या है। आंसर है जीएनपी डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, ठीक है दोस्तों, जीएनपी डिप्रिसिएशन अलाउंसेस के द्वारा एनएनपी को हम एक देश के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रख लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन आता है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, जो डिप्रिसिएशन इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हो गया एनएनपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनएनपी को कैसे डिफाइन किया हमने ना, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, ठीक है दोस्तों, माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, ठीक है दोस्तों, अलाउंसेस के द्वारा हमने किसको एनएनपी को डिफाइन किया, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट से हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस को निकाल दिया, तो इसका एनएनपी डिफाइंड हो गया। तो ये पूछता है जो डिप्रिसिएशन है, जो डिप्रिसिएशन अलाउंसेस है वो किसके साथ समान है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि वो किसे निकल जाता है, तो इसको जीएनपी मतलब माइनस एनएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकाल दो तो निकल जाएगा क्या, डिप्रिसिएशन निकल। तो आप समझ, थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी यार क्या यार ये चीज़ें से क्या घबराहट होगी, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जो ये जीएनपी से हम निकाल देंगे किसको ना, एनएनपी को निकाल दें तो हमको मिल जाएगा डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, ठीक है दोस्तों। आंसर भी होगा, आशा करते हैं आंसर देख लेते हैं क्या है, देखिए ठीक है दोस्तों, आंसर भी वही है, जीएनपी माइनस एनएनपी, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनएसओ, ठीक है दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एंड हु वाज द चेयरमैन, मतलब वो बोलता है कब देश में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिश किया गया था और वो उसका चेयरमैन कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आंसर अवेलेबल है, पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। आंसर आप देख लीजिए, आंसर है 1 जून 2005, ठीक है दोस्तों, एंड चेयरमैन कौन थे ना, प्रोफेसर एस.टी. तेंदुलकर, ठीक है दोस्तों, यानी कि जून 1 2005 में किसको इस्टेब्लिश किया गया था ना, एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि एनएसओ को 1 जून 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है दोस्तों, इस्टेब्लिश किया गया था, और उसका प्रोफेसर कौन थे, प्रोफेसर एस.टी. तेंदुलकर थे उसका चेयरमैन, ठीक है दोस्तों, जो एनएसओ चेयरमैन थे। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएसओ वाज सेटअप इन, यानी कि वो भी पूछता है अच्छा सीएसओ कब इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि कब सेटअप किया गया था उसका सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपको एक बात समझना चाहिए ना कि अच्छा जो सीएसओ हो उसका काम क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आप क्वेश्चन में पहले आप जो वीडियो की प्रारंभ हुआ इसका आंसर आप सुने थे, आपको याद फिर से याद दिला देता हूँ। वो क्वेश्चन था नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया प्रिपेयर है, यानी कि देश की जो नेशनल इनकम है किस संस्था के द्वारा वो प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यानी कि सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देश की नेशनल इनकम प्रिपेयर किया जाता है, वही है
जो प्रिपेयर करता है देश की नेशनल इनकम, ठीक है दोस्तों, उसी CSO को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो उसका इस्टेब्लिश कब था, आंसर आप देख लीजिए, आंसर है 2 मई 1951 को, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2/5/1951 पे उसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसको, CSO, ठीक है दोस्तों, CSO को किया गया था, जो कि नेशनल इनकम प्रिपेयर करता है देश की, प्रिपेयर, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप किया गया था। तो आप इसके भी आंसर देख सकते हैं, इसके आंसर है 1950 यानी कि 1950 में NSSO को सेटअप किया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आएगा आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम, ठीक है दोस्तों, वो कहता है जो इकोनॉमिक प्लानिंग देश के अंदर वो किसके तरीका डिराइव किया गया था, यानी कि विस्तृत किया गया था किसके साथ, मतलब किसको फॉलो करके, ऐसे भी कहना था किसको फॉलो कर, हर देश की होता है दोस्तों, ये ऐसा कहना उचित नहीं है। तो हम जान लेते हैं, फिर भी आंसर इसका आंसर है रशिया, ठीक है दोस्तों, आंसर है रशिया, रशिया के साथ द कंसेप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया डिराइव फ्रॉम रशिया। तो दोस्तों आज के लिए समाप्त होता है वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी, आप एक दिन में 25 GK क्वेश्चन याद रखते हैं तो पूरे महीने में आप 750 से लेकर 775 तक क्वेश्चन याद रख सकते हैं दोस्तों, जिसका आपको नहीं पता चलेगा कि आप इतने क्वेश्चन कैसे याद रख लिया, ठीक है दोस्तों। आप इतने क्वेश्चन याद रखते हैं तो आपका परीक्षा सिक्योर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, अगर किसी का ज़रूरत हो इस वीडियो की तो आप ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके रख दीजिए, तो हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहले पहुंचे और आप एंटरटेनमेंट करें और नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक आप इंतजार करिएगा। रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।